प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनारस से नामांकन दाखिल कर दिया है और यहां पर एक और बड़ी चर्चा तेजी पकड़ने लगी है। जब हम बात करते हैं कि कई लोग पूछ रहे हैं कि कितनी सीटें आएंगी और खुद प्रधानमंत्री कह रहे हैं इस बार 400 पार। ये नारा नहीं है, ये हकीकत है। आखिरकार अगर हम बीजेपी की बात करें तो ये सीटें कहां से आने जा रही हैं, क्या मजबूती है, इन सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जाना माना चेहरा है, जाने माने जर्नलिस्ट नीलू रंजन जी हैं। आइए सीधा उन्हीं से बात करते हैं। नीलू जी, आज की अगर हम बात करें तो नामांकन वाले दिन जो दृश्य दिख रहे थे उनको लेकर क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, प्रधानमंत्री का निश्चित रूप से जब नामांकन होता है तो पूरी ताकत होती है, भाजपा की होती है। इस बार तो एनडीए भी साथ था उनके, और जो तैयारी उनकी होती है, जो भव्यता होती है, जो उनका रोड शो होता है, सब उसी के अनुरूप था। उसमें नया कुछ नहीं था। जो पहले जोश दिख रहा था 2014 में, 2019 में, वही जोश इस बार भी फिर दिख रहा है। वही जोश और वही ताकत के साथ कहीं ना कहीं बीजेपी नजर आ रही। इस बार की अगर हम बात करें, 4 चरण का चुनाव हो चुका है, 5वें चरण की तैयारी है, तो अब तक की स्थिति क्या रही है? देखिए, जो चुनाव है वो जिस दिशा में जा रहा है, चुनाव के कोई मुद्दा नहीं है, न पक्ष के पास है, न सत्ता पक्ष के पास है, न विपक्ष के पास है। लेकिन मोदी और उनका चेहरा, उनके 10 साल के काम अपने आप में मुद्दा है, और वो जो मुद्दा है वो उसके आधार पर लोग वोट देंगे। जो चुनाव का जो प्रक्रिया मैं देख रहा हूँ, जिस ढंग से हो रहा है चुनाव, उसमें कुछ राज्यों में सीधे सीधे भाजपा को बड़ी बढ़त मिलती हुई दिख रही है। जैसे उत्तर प्रदेश में देखेंगे तो पिछली बार सपा और बसपा का गठबंधन था और रालोद भी उनके साथ था। एक बहुत मजबूत गठबंधन था और ये माना जा रहा था कि भाजपा 30-35 सीटों पे सिमट जाएगी। लेकिन भाजपा अकेले 62 और सहयोग से 64 सीट लाने में सफल रही। इस बार बसपा अलग है, रालोद जो है वो बीजेपी के साथ है। तो समीकरण इस ढंग से आ रहे हैं कि मुझे लग रहा है कि 9 से 10 सीटें उत्तर प्रदेश में बढ़ सकती हैं। जो सामाजिक समीकरण जिसके आधार पे 71 सीटें अकेले और 73 14 में जीती थी, और 62 और 64 जो है वो 19 में आया था। इस बार अगर वही समीकरण रहा तो 72-73 कुछ भी पहुंचा था, 8-10 सीटें आराम से यहाँ से बढ़ सकती हैं। एक तो यहाँ से बढ़ने की संभावना, उत्तर प्रदेश में सीटें बढ़ेंगी, बिल्कुल निश्चित रूप से बढ़ेंगी। दूसरी जो सीटें बढ़ रही हैं वो बहुत कम बची हैं, लेकिन 2-3 सीटें बढ़ने या 4 सीटें बढ़ने की गुंजाइश जो मुझे दिख रही है पूर्वोत्तर भारत में दिख रही है। एनडीए की भी बढ़ेगी। जो कांग्रेस की सीट जो मेघालय वाली थी वो कांग्रेस हारेगी, क्योंकि बीजेपी ने अपना कैंडिडेट वापस ले लिया है, और कर्नाटक संगमा जो है उनके पार्टी को दे दिया है फ्री हैंड। तो वहाँ बिल्कुल मिलकर लड़ रहे हैं, और 2-3 सीटें मुझे बढ़ने की दिख रहा है कि आसाम में, चूंकि वहाँ परिसीमन हुआ है, और परिसीमन के बाद पहली बार इलेक्शन हो रहा है। तो पिछली बार वहाँ 9 सीटें आई थी 14 में, मुझे लगता है कि 11-12 सीटें जो है आसाम से आ सकती है। इसके बाद जो भाजपा की जो बढ़त का जो सबसे बड़ा जो मुझे दिख रहा है वो दिख रहा है पश्चिम बंगाल में। खास तौर पे आप देखेंगे कि पिछले बार 2019 के इलेक्शन में जो नारा था कि चुपे चाप फूले छाप, यानी कि जो एक टेरर है, जो वहाँ पे हिंसा की प्रवृत्ति है, उसमें कुछ मत बोलो, जाके चुपचाप बीजेपी को वोट दो। और बीजेपी वहाँ 18 सीट जीतने में सफल रही थी। बहुत बड़ा जंप था। वोट शेयर में अगर आप देखेंगे तो 40% वोट बीजेपी को आया था और 43% आया था ममता बनर्जी को। विधानसभा में वो प्रदर्शन भाजपा का नहीं रहा, वोट शेयर में तो रहा, लेकिन सीटों में कन्वर्ट उतना नहीं हुआ, क्योंकि पहली नई पार्टी थी और उस ढंग से लोकल लेवल पे मैनेज नहीं कर पाई। अब अगर आप देखेंगे इस वक्त 2024 को अगर आप देखेंगे तो कुछ बड़े मुद्दे वहाँ पे आ गए हैं। संदेश खाली का मुद्दा आ गया है, 55 करोड़ जो है कैश पकड़ा गया मंत्रियों से, 25,000 जो है शिक्षकों की नौकरी चली गई है। तो ये तमाम जो करप्शन के मुद्दे वहाँ पे हैं, जो एनआरकी की सिचुएशन है, उसमें भाजपा की जो स्थिति दिख रही है मुझे लग रहा है कि 10 तक सीटें बढ़ सकती हैं, 8 से 10 सीटें बीजेपी को वहाँ बढ़ सकती हैं। बंगाल की स्थिति बंगाल की स्थिति लग रही है। बिहार की अगर हम बात करें, बिहार में चूंकि 39 सीटें थी 40 में से, और एक जो किशनगंज हारी थी वो तो मुस्लिम बहुल है, तो बीजेपी का जीतना वैसे भी नहीं है। और जब आप सारी सीटें जीत जाते हो तो उसमें ये कहना कि फिर से उतना ही जीतेंगे थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन
जो बीजेपी की ताकत है वो 17 सीटें जो हैं, मुझे नहीं लग रहा है कि वहाँ कोई भी सीट हारेगी। कुछ सीटें टफ हो सकती हैं जिसमें कई टक्कर मिल सकती है, हो सकता है कम वोट से जीतें, लेकिन बीजेपी की सीटें कम होती वहाँ हमें नहीं दिख रही है। जो सीटें जो फंसी हुई लग रही हैं, 2-4 सीटें अगर फंस सकती हैं तो फंस सकती हैं जेडीयू की, और एक आध सीट फंसी हुई दिख रही है लोजपा की। लेकिन वो फंसी हुई सीट का मतलब ये नहीं कि वो हार रहे हैं, मतलब मुकाबला करा है, हार भी सकते हैं, जीत भी सकते हैं। तो अगर वहाँ आप देखेंगे तो अगर सीटें कम भी होती दिख रही है तो 4-5 से ज़्यादा सीटें कम नहीं होगी किसी भी स्थिति में, लेकिन हो सकता है 39 के 39 फिर आ जाए। ये सिचुएशन वहाँ पे है बिहार की। और राजस्थान की अगर हम बात करें, राजस्थान में तो 25 की 25 थी, तो 25 के 25 नहीं आए, मान लिया कि 1 या 2 सीट कहीं हार भी जाते हैं, क्योंकि मुकाबला है, चुनाव होता है। चुनाव में आप नहीं कह सकते कि 100% हम जीत ही रहे हैं। अगर जीत ही रहेंगे तो फिर मतदान किस बात का, चुनाव किस बात का। तो हार जीत की संभावना बनी रहती है किसी भी सीट पे। तो 1-2 सीटें 3 सीटें कहीं हार जीत में आ जाए तो आ जाए, लेकिन कोई एंटी बीजेपी वे वहाँ कोई हो, 10 या 5 सीटें कम हो रही हो, 7 सीटें कम हो रही है, ऐसा मुझे दिख नहीं रहा है। राजस्थान की बात होगी। कर्नाटक की अगर हम बात करें, चूंकि रेवन्ना का मामला लगातार उछला, और क्या उससे नुकसान है? देखिए, कर्नाटक का अगर आप 1999 से अभी तक का आप इलेक्शन का देखेंगे पैटर्न, तो हमेशा जो विधानसभा का चुनाव होता है उसमें कांग्रेस को ज़्यादा वोट मिलता है, और जब लोकसभा का चुनाव होता है तो बीजेपी को ज़्यादा वोट मिलता है, और ये लगातार दिख रहा है। 2018 में भी आप देखेंगे कि जेडीएस और कांग्रेस की सरकार वहाँ बन गई थी, अच्छे खासे वोट आए थे उनको। लेकिन 2019 का जब इलेक्शन हुआ तो 2018 में जो 36% बीजेपी का वोट शेयर था, वो वोट शेयर बढ़कर 51.7% हो गया, यानी कि वोट शेयर में बड़ा जंप आया। मोदी का एक फैक्टर था, वो सब कुछ वहाँ पे है। तो राष्ट्रीय मुद्दे जब वहाँ आते हैं और जब राष्ट्रीय मुद्दों पे वोट देते हैं तो बीजेपी को वोट देते हैं। और जो समीकरण है, क्योंकि आप महिलाओं की स्थिति लें, जब आप तमाम चीज़ों को ले लें, सब बहुत सारी चीज़ों पर बातचीत होती है, लेकिन कर्नाटक की जो वोटिंग पैटर्न है, वो वोटिंग पैटर्न जो है वो जाति आधारित जाता है, जाति आधारित ज़्यादा है। वोकल लिंगा जो है वो जेडीएस के पास जाएगा, जो आपका लिंगायत है वो बीजेपी के साथ जाएगा। पिछली बार विधानसभा में कुछ टूटता हुआ बिखरता हुआ नजर आया, लेकिन इस बार फिर उन्होंने एकजुट कर लिया है, लिंगायत एक साथ है। तो वहाँ का जो सामाजिक समीकरण है और बीजेपी को राष्ट्रीय मुद्दों को जो लोकसभा में मिलता है, तो मुझे बहुत ज़्यादा नुकसान होता हुआ दिख नहीं रहा है वहाँ पे। कर्नाटक की बात है, 2-3 सीटें हारना जीतना कोई बड़ी बात नहीं है, वो कुछ भी हो सकता है। लेकिन कोई 10 या 15 सीटें कांग्रेस जीत रही हो और ये 10 या 15 पे सिमट रहे हो बीजेपी वाले, ऐसा मुझे दिख नहीं रहा है। अच्छा, अगर हम बात करें ओडिशा की, और खासतौर पर ओडिशा का जो इलेक्शन है काफी इंटरेस्टिंग बताया जा रहा है। पीएम भी अटैक के मोड में आ चुके हैं, बीजू पटनायक को जिस तरीके से बोला गया। देखिए, मैं आपको ये बता देता हूं कि पिछली बार 2019 में जो भाजपा 300 पार की, उसमें 3 राज्यों का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और तेलंगाना। यहाँ पे 2014 में केवल 4 सीटें थी बीजेपी के पास, जो 19 में 30 पहुंच गई, 26 सीटें बढ़ी। तो आपको जो 282 से सीधे 303 दिख रहा है, तो 30 सीटें यहीं से हैं, इसी ने बढ़त दी। बाकी तो उत्तर प्रदेश में 9 कम हो गई, बाकी जगह नुकसान भी हुआ। लेकिन इस बार भी जो अगर मैं 400 पार का नारा है, बीजेपी 350 आए, 370 आए, जितना भी आए, जो भी है, तो उसमें बड़ा योगदान जो है इन तीनों राज्यों का होने वाला है। इस बार जो मुझे लग रहा है कि 5 से 6 सीटें कम से कम उड़ीसा में गेन होगा बीजेपी को, 12-13 सीटें आ सकती हैं, 8 से 4-5 सीटें हो सकती, 14 भी हो सकती हैं। 4 सीटें तेलंगाना में पिछली बार थी, 0 से अचानक 4 पहुंची थी, उसका योगदान बड़ा था। वो इस बार 10 के आसपास, 8 से 10 के बीच में, 8, 9, 10 में कहीं पहुंच सकती है, 17 में से। एक सीट ओवैसी का माना जा रहा है कि वो तो जीतेंगे ही जीतेंगे ओवैसी, तो बाकी 16 बचती हैं। तो अगर बहुत होगा तो उसमें ये हो सकता है कि
8-8 दोनों कांग्रेस और बीजेपी के बीच में वो बट जाए, सीटें बट जाएं और बीआरएस 0 पे चला जाए। लेकिन ये भी संभावना है कि कांग्रेस से बीजेपी को 1 या 2 सीटें ज़्यादा भी आ सकती हैं, जो वहाँ पे दिख रहा है। एक नया जो स्टेट है वो है आंध्रा। आंध्रा में बीजेपी 0 थी, पिछली बार अकेले लड़ी थी। इस बार टीडीपी के साथ है और 6 सीटों पे लड़ रही है। जो वहाँ पे जो रुझान दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि पूरा एनडीए बीजेपी समेत वो 18 से 20 सीटें भी जीत सकती हैं और जगन मोहन रेड्डी 22 से सिमट के 4-5 सीटों पे आ सकते हैं, 6 सीटों पे आ सकते हैं। ऐसी स्थिति में भाजपा की वहाँ 3-4 सीटें बढ़ने की संभावना दिख रही है। वो 6 पे लड़ रही हैं और गठबंधन में है, तो उस गठबंधन के कारण भाजपा की 3 या 4 सीटें वहाँ पे आने की उम्मीद है। तो 1-2 सीटें वहाँ से बढ़ रही है। दूसरा जो केरल का है, केरल में सीटें आएंगी ये कहना मुश्किल है, लेकिन हाँ 4-5 सीटों पे मुकाबले में बीजेपी है। हो सकता है 1-2 बीजेपी की निकल जाए। तमिलनाडु में पहली बार बीजेपी ने अपना गठबंधन बना करके एआईएडीएम से अलग होकर चुनाव लड़ा है। ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है। अन्नामलाई का फेनोमेना वहाँ पे बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन वो सीट में कन्वर्ट होगा इसकी उम्मीद मुझे कम लग रही है। वोट बैंक बढ़ेगा, लेकिन जो सहयोगी हैं, जैसे पीएमके है, रामादास की वाइफ लड़ रही हैं, वो 1-8 सीट कहीं निकाल लें। कन्याकुमारी बीजेपी पहले भी मजबूत स्थिति में रही है, हो सकता है कि अन्नामलाई का निकाल लें। अन्नामलाई खुद अपना सीट निकाल सकते हैं, क्योंकि अन्नामलाई का जितना बड़ा वहाँ पे चेहरा बन गया है, तो वहाँ के उनके क्षेत्र के अगर लोगों ने वोट दिया तो वो जीत सकते हैं। लेकिन कहना मुश्किल है, क्योंकि फर्स्ट टाइम जो है बीजेपी लड़ रही है। अब अगर हम बात दिल्ली की करें, पंजाब की करें, जहां पर आम आदमी पार्टी का एक फैक्टर है, क्या कहेंगे दिल्ली पंजाब को लेकर? देखिए, दिल्ली का जो फैक्टर है, दिल्ली में हमेशा दिल्ली ने लोकसभा में जो वोट दिया है वो दिया है बीजेपी को, मोदी को दिया है, अगर आप पिछले 3 चुनाव में देख लें तो। और ठीक उसके बाद 6 महीने बाद जब विधानसभा चुनाव होता है तो उसमें केजरीवाल को वोट दिया है। मुझे कहीं से भी ये नहीं लग रहा है कि इसमें जो ये पैटर्न है इसमें कोई अंतर आएगा। और वैसे भी पिछली बार देखेंगे तो बीजेपी सभी सीटों पे 2.5 लाख, 3 लाख, 3.5 लाख वोट से जीतती रही है, तो उसमें कोई अंतर आएगा ये कह नहीं सकते हैं। 1-8 सीट कहीं कोई फंस जाए, कुछ हो जाए, वो अलग मुद्दा है, लेकिन 7 में से कोई 2 या 3 सीट बीजेपी हार जाए ये मुश्किल लग रहा है। मुझे लगता है कि 7 के 7 फिर से बीजेपी यहाँ जीत रही है। पंजाब और हरियाणा? देखिए, पंजाब का जो मुद्दा है वो बहुत ही अजीब हो गया है। पंजाब का मुद्दा, क्योंकि पंजाब में पहली बार 4 पार्टियां लड़ेंगी। चतुष्कोणीय मुकाबला। आप तो हैं ही, बीजेपी भी वहां अकेले है, अकाली भी वहां अकेले है और कांग्रेस भी अकेले वहां पे है। और वो जो पार्टियां लड़ेंगी ये चारों, कौन किसका कितना वोट काटेगा, किसका वोट कहाँ रहेगा, ये कहना मुश्किल है। जो परंपरागत जो चीजें हैं उसके आधार पर जब हम बात करते हैं तो उसमें आता है कि भाई शहरी क्षेत्रों में बीजेपी का ठीक ठाक रहा है, उसी के आधार पे, और ग्रामीण क्षेत्रों में अकाली का रहा है, सिखों के बीच में खास तौर पे, तो उसके आधार पे दोनों कॉम्बिनेशन मिला के जीतते थे। वो इस बार नहीं है। इस बार जो सिख जो वोट है, जो परंपरागत इनका जो वोट था अकाली का, वो भी आपकी तरफ काफ़ी गया है। कांग्रेस में भी वो कम नहीं है, ऐसा नहीं है, अच्छे अच्छे लीडर वहाँ पे हैं। तो किस ढंग से होगा और कम मार्जिन से कौन जीत जाएगा, कौन सा सीट निकाल लेगा, ये कहना मुश्किल अभी वहाँ पे है। लेकिन हाँ, जो चुनाव में सबसे अधिक नुकसान तय है वो तय है कांग्रेस का, क्योंकि पिछली बार जो 52 सीटें आई थी उसमें 8 सीटें पंजाब से थी कांग्रेस को, जो नहीं आ रही हैं। वो 1 आए, 2 आए, 3 आए, कह नहीं सकते। तो कांग्रेस को एक बड़ा नुकसान वहां पे है। कांग्रेस को एक बड़ा नुकसान है। और आज खुद प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि 400 पार, ये नारा नहीं है, 400 पार आएंगे। तो कहीं ना कहीं उस डायरेक्शन में बढ़ती हुई भाजपा नजर आ रही है। देखिए, अब तो रिजल्ट कहेगा भाजपा को बढ़त है, सीटें बढ़ रही हैं। मैंने आपको बताया कि कैसे कहाँ से सीटें बढ़ रही हैं। और जब सीटें बढ़ रही होती हैं
तो बहुत सारी सीटों पे जो फैसला होता है, जो 10,000 5,000 वोट से होता है, जो 15,000 वोट से होता है, उसके बारे में अनुमान करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो कितनी सीटें ये छोटी वाली निकल जाएगी, 1,000 वोट वाली कितनी सीट निकल जाएगी, ये कह नहीं सकते हैं। जब एक तरफ जाता है इलेक्शन तो उस तरफ जाता है। तो जो 400 पार का नारा है वो मतलब उसको अनरियलिस्टिक नहीं है, वो रियलिस्टिक, वो हकीकत में बदल भी सकता है और उस दिशा में जाते हुए दिख रहा है। कहां तक पहुंच पाता है ये देखना है, ये 4 को पता चलेगा। नीलू भाई, आपका ढेर सारा धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू। यहाँ पर आप समझिए, जो 400 पार की बात कही जा रही है, बहुत से लोग कह रहे हैं कि ये एक सिर्फ नारा है, लेकिन आज खुद प्रधानमंत्री कह रहे हैं ये नारा नहीं है, ये हकीकत है और कहीं ना कहीं 400 पार के पहुंचने की पूरी कोशिश की जा रही है। कैमरामैन शकील अहमद के साथ सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन, दिल्ली।